शुरुआत करते हैं कि किस तरह से स्टेट वाइज, अभी तक हमने फाइनल टैली अपने गेस्ट से पूछी थी कि फाइनल टैली क्या रहेगी, स्टेट वाइज शुरू करते हैं। और सबसे फंसा हुआ स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र का, और उसकी टैली बनाना मेरे को लगता है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। समीर सर, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो पहला आपका, फिर उसके बाद सबसे पूछते हैं। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर तो भी अजीत पवार का बयान आया था, ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्मा भी बता नहीं सकते इस बार किसने किसको वोट किया, सीटें आएंगी। तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन मेरा फिर भी आकलन है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मैंने बात की है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बीजेपी को नुकसान नहीं बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो ज्यादा नुकसान होने वाला है वो एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। हालांकि अजीत पवार तो सिर्फ 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 15 सीटों पर एकनाथ शिंदे जो लड़ रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि 3 से 4 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है, और हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए 3 सीटों पर। लेकिन जो बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र के अंदर वो एकनाथ शिंदे को होने जा रहा है। और फाइनल टैली क्या रहेगी? पर देखें तो किसको नुकसान और किसको फायदा? किसमें? महाविकास आघाड़ी। महाविकास में तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस वैसे भी एक सीट थी 2019 में, इस बार भी एक सीट है, तो कांग्रेस तो मेंटेन हो रही है। वो अगर शरद पवार का देखे तो शरद पवार भी 1-2 सीटें थी, ऐसा फिगर तो वहां गेन ही होगा, अगर होगा तो गेन ना हो। और शरद पवार भी 2 सीटों पे तो वो 2 पे रहेंगे। एक सीट पर ही पता नहीं अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि बस उद्धव ठाकरे का, मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस हिसाब से नई पार्टी बनाई है, नया उनका सिंबल रहा है इतनी बड़ी टूट के बाद। बिल्कुल। और नहीं कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को, मतलब बेसिकली जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को ढोया है, वैसे ही उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को और कांग्रेस को अपने कंधों पे ढोया है। फाइनल टैली आपसे लें, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो अगर मैं कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, कांग्रेस की अगर बात करूं, इन तीनों की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की, तो मुझे लग रहा है तीनों मिलाकर 18 सीटें जीत सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर। राहुल जी, महाराष्ट्र आपके हिसाब से? देखिए, महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव जो है उद्धव ठाकरे की लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा माना जा रहा है, ग्राउंड पे भी ऐसा दिखाई देता है कि उनके प्रति एक जो ये कहें सेंटिमेंट है वो दिखाई देता है। तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा करने की ऐसा लगता है कि उम्मीद है। अब 48 सीट्स पूरी महाराष्ट्र में हैं, उसमें से 41 पिछली बार जो है एनडीए गठबंधन शिवसेना के साथ मिलकर जीता था। ऐसा माना जाता है कि नुकसान है वहां पे जो गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गठबंधन एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा, या जो दूसरी पार्टियां उनको नुकसान होगा। और ऐसे में मेरा आंकलन यह है कि 35 से 36 सीटें जो बीजेपी गठबंधन है वो लेके जाएगा। 35 से 36 सीटें, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछली बार 42 थी। 42, पिछली बार 42, 19 के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हैं कि एनालिसिस ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में मैं राहुल जी के आंकड़ों के साथ हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोटा मोटा कोई बहुत बड़ा नुकसान कहीं खा रही हो, किसी सीट पर भी हम चर्चा कर लें तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। सहयोगी क्या उतना खींच पाएंगे? और महाराष्ट्र इसलिए मुश्किल है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत वो एकनाथ शिंदे कितनी ले पाए हैं, या आनंद दिघे वो विरासत थोड़ा सा मजबूती से वो ले पा रहे हैं। जो शरद पवार अजीत पवार है, शरद पवार साहब तो खुद दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको क्या कहना पड़ गया, बेटी ही अंत समय में काम आती है, बहू तो अपनी नहीं होती है, बारामती में ये सब बयान देना पड़ गया। उन दरवाजों पर गए जहां वो कभी जाते नहीं थे। शरद पवार की स्थिति इतनी असहाय लाचार वाली नहीं थी। ठीक है, उम्र का भी तकाजा होता है। लेकिन सुप्रिया सुले ने कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही, कभी परिवार के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं। मैं मीनाक्षी जी, देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सबका बयान लेके बैठेंगे, एक हमें याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। उन्होंने तो कहा था ना कि हम सांसद बनेंगे तो हम बनेंगे, और वो बनेगी तो उसका पति रहेगा, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था कौन बाहर लेके पर्स खड़ा रहेगा। तो अब ये सब, यही सब टिप्पणियां होती है, और इससे हल्की टिप्पणी क्या होगी? वो ननद भौजाई है, और उनकी क्या हैसियत है? अगर शरद पवार नहीं होते तो सुप्रिया सुले को पूछता कौन? जरा बताइए ना आप। सुप्रिया सुले अगर अपनी ताकत पर लड़े तो वो जीत जाएंगी क्या? तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक समय में ढेर सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होती है जो सामान्य जीवन में नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि निजी टिप्पणी किसी पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक उत्साह में, राजनीतिक जोश में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। ईश्वर करे कि हमारे नेता इतने मर्यादित, यानी 35 वाला आंकड़ा आपका भी है, 35-36 मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपका आंकड़ा क्या होगा, ये सुनना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। महाराष्ट्र में कितना मुझे तो क्षमा करिए आप। देखिए, महाराष्ट्र में जो 4-5 राज्यों में गया हूं, इंक्लूडिंग राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, थोड़ा बहुत कर्नाटक, लेकिन महाराष्ट्र में 5 दिन था। सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद, बीड़ एंड फाइनली बॉम्बे, मुंबई। लेकिन नहीं तो महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में अगर मुंबई तो संभाजी नगर। हाँ जी, संभाजी नगर, औरंगाबाद। सिर्फ अगर मुझे, जैसे मैंने लगातार कहा है कि मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं दिखी, लेकिन खिलाफ भी नहीं दिखी, उदासीनता दिखी, कुछ लोग सिर्फ मराठवाड़ा में जो ये सारे इलाके हैं वहां पे बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ मुझे लहर दिखी। इतना गुस्सा और आक्रोश कि लोग बाकायदा बोल रहे, क्योंकि वहां पे बहुत मुद्दे हो गए। किसानों का अनियन एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया दिसंबर में, तो वहां पे जो सबसे बड़ी अनियन मंडी है, प्याज की मंडी, वहां लोगों ने कहा कि सरकारें गिरती हैं प्याज के भाव बढ़ने से, इस बार सरकार गिरेगी प्याज के भाव घटने से। इतना किसान वहां पे आतंकित। फिर मराठाओं का एजिटेशन, और दूसरा जिस तरह से ये जो घर में घुस के तोड़ी गई है ना पार्टियां, उससे भी महाराष्ट्र का मिजाज खुश नहीं है। तो वो बात पुरानी पड़ गई कि उद्धव ने क्यों तोड़ा बीजेपी के साथ। नई बात ये हो गई कि आप घर में तोड़ रहे हो, और प्लस उसके साथ ये कहना नकली विरासत, तो उद्धव को बोलना पड़ा कि मैं संतान भी नकली हूं क्या, ये भी बोल। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज कैंपेन हो गई, और मुझे लगता है आधी सीट्स होंगी। पिछली बार 48 में से 42 थी, इस बार किसकी 25-28 आ जाए वो बात अलग है, लेकिन रफली इट्स स्प्लिट डाउन द मिडल इन महाराष्ट्र। और सही बात है, बीजेपी को कम नुकसान होगा, लेकिन शिंदे और अजीत पवार की नैया तो बिल्कुल बहुत ही मतलब डूबने की स्थिति में है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का असेसमेंट क्या है देवेंद्र? प्राची, एक सीट अगर छोड़ दें सांगली की सीट, तो इसके अलावा बीजेपी की जो जीती हुई सीट है उनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो कि बीजेपी उसे अपनी मुश्किल में मान रही हो या कहीं ग्राउंड रिपोर्ट उसके बारे में निगेटिव आ रहा हो। जो बीजेपी के हिस्से की सीटें हैं, जो शिंदे और एनसीपी वाला है वहाँ पे कमज़ोर ज़रूर है, और ये बीजेपी को बखूबी मालूम था। इसलिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि 34 से 35 सीटों पे बीजेपी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। समस्या उसमें ये आ गई कि शिंदे और पवार दोनों ने ये कहना शुरू किया कि जिन लोगों को हम लोग लेकर आए हैं, अगर ये मैसेज अभी गया और हमको कैटर नहीं कर सके तो फिर आगे विधानसभा चुनाव भी हमें देखना है, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। और वो फाइनली घटते घटते बीजेपी 28 सीटों पे चुनाव लड़ी। अन्यथा बीजेपी की प्लानिंग 34-35 इस लिहाज से ही थी कि उन्हें पता था कि शिंदे और पवार दोनों कमजोर हैं, लेकिन अपनी सीटों में, सिवाय मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ कि सांगली के अलावा कोई ऐसी सीट आपको नहीं इसका मिलेगी। मतलब ये हुआ कि बीजेपी पिछली बार 22 थी। बीजेपी अपनी सीट ज्यादा, अब तो खैर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होता। अजीत पवार, जैसा सर कह रहे हैं कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने लुटिया डुबोई है क्या? इसमें कोई ये तो महाराष्ट्र और बिहार में दोनों में बिल्कुल बात सत्य है कि अगर भाजपा का सिंबल जितना ज्यादा होता तो वोट ज्यादा मिलता। लेकिन देवेंद्र जी ने जैसे बताया, महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी पिछले के कंपैरिजन में। पहले वो 25 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीट जीती, इस बार मेरे ख्याल से 28 पे जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, हम महाराष्ट्र डाउन कह रहे हैं, बीजेपी को अपनी पुरानी सीटों से ज्यादा सीट आ जाए। केवल बीजेपी को कह रहा हूं, उसके साथ 23 तो शायद आ ही रहे, 24 और 25 भी सीट आ जाए तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है महाराष्ट्र में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एनसीपी और उनके साथ उन्होंने काफी तालमेल करा कि सीटें वो कम लड़ें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जहां भाजपा का सिंबल होगा, दोनों को ये फायदा होगा कि उनके पास ओरिजिनल सिंबल है। एनसीपी अजीत के पास और शिवसेना शिंदे के पास ओरिजिनल सिंबल है, तो रूरल बेल्ट में बचा ले जाएगा, रूरल बेल्ट में उसका फायदा होगा। सिंबल बचा ले जाएगा। एक तो एक अभी संजीव जी ने कहा ना कि वो जो प्याज वाले किसान हैं, तो कह रहे हैं कि ट्रेडर्स के खिलाफ भाजपा की सरकार काम कर रही है। लासलगांव मंडी है वो नासिक की, वहीं गया था मैं। कुल जमा 12 ट्रेडर हैं जो देश की प्याज का भाव तय करते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बदल दिया। जो नैफेड और दूसरी संस्थाओं के जरिए जो खरीद करती है, आपने प्याज के भाव में अप्रत्याशित छलांग या गिरावट नहीं देखी। ये वो करते थे, उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक है। एपीएमसीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। अमित शाह जब से कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, महाराष्ट्र की सहकारी समितियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर सारे नियम बदल गए, आरबीआई ने बदल दिया सब। उससे शरद पवार और उनके उस कॉकस समूह को बड़ी नाराजगी है। लेकिन क्या इस सब से जो पब्लिक है, जो वोट करने जा रही, वो नाराज होगी क्या? इसका परिणाम 4 जून को आएगा। और चूंकि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक थोड़ा सा सेंटिमेंट है, रीजनल सेंटिमेंट है, वो मराठी अस्मिता, मराठी गौरव। मराठी प्रेस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपको अगर याद हो, जब शरद पवार जब वो होटल में नंबर गिने जा रहे थे, कितने विधायक, महाराष्ट्र के पत्रकारों ने बाकायदा, अमित शाह तो कुछ जानते ही नहीं है, चाणक्य नहीं है, 5 जिलों के नेता हैं शरद पवार को, 5 जिले के बाहर उनकी एनसीपी कभी ताकतवर नहीं, 10 लोकसभा कभी नहीं निकाल पाए। और उस वक्त मराठी प्रेस ने घोषित कर दिया था कि अरे अमित शाह तो खत्म,
बिल्कुल कोई रणनीति ही नहीं रह गई। बताइए, शरद पवार ने ये कर दिया जब अजित पवार मुंह अंधेरे शपथ लिए थे और लौट के गए थे। मुझे लगता है कि एक ये भी वजह होती है कि हमें महाराष्ट्र नहीं समझ में आता है। हमें लगता है कि नहीं जो महाराष्ट्र है वो एंटी, अगर एंटी होता 122 125 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं। जो समझ में ना आ रहा हो नहीं